हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन, हिंदी में इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस में ही बेसिकली म्यूटेशन देखने को मिलता है, और भी चीज़ों में, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है बहुत कम, काफ़ी कम दिया गया है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन। क्या होता है म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन? उत्परिवर्तन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, नाम से ही थोड़ा नाम में देखो कि कुछ कुछ पहचानने में आ रहा है कि इसमें देखो परिवर्तन शब्द आ रहा है। ठीक है, परिवर्तन यानी कि चेंजेस, यानी कि ऐसी चीज़ है जिसके कारण चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो उत्परिवर्तन होता क्या है कि कभी कभी डीएनए में, डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आने के कारण, चेंजेस आने के कारण जो ह्यूमन का फिनोटाइप होता है और ह्यूमन का जो जीनोटाइप होता है, उन दोनों में ही परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि चेंजेस हो सकते हैं, और इसी कारण उत्परिवर्तन शब्द यहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ की। तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगी? उत्परिवर्तन की डेफिनेशन क्या है? वह क्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का, जिससे जीव के दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप एवं जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है उत्परिवर्तन? क्या है? वह क्रिया, वह प्रक्रिया। ठीक है, वो ऐसा प्रोसेस है, जो म्यूटेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए के अनुक्रम में, डीएनए के सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस होता है डीएनए का। अभी देखो, आपको स्ट्रक्चर बेसिकली, मतलब एक डिटेल में आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, और वो आपको कब पता चलेगा? जस्ट इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, एक टेम्पलेट डीएनए से एक आरएनए कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। तो अभी हम मेन चीज़ें, क्योंकि हमें म्यूटेशन पढ़नी है, और म्यूटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि म्यूटेशन के कारण ही आप जेनेटिक डिसऑर्डर को बढ़ पाते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो जानबूझकर करवाई जाती है, और कुछ होती हैं कि अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्या लिखी है? वह क्रिया, वह प्रक्रिया जो डीएनए के सीक्वेंस में या डीएनए के अनुक्रम में बदलाव ला देती है, वहाँ पर चेंजेस ला देती है, जिसके कारण किसी ह्यूमन का फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप किसे कहते हैं? जो कैरेक्टर्स हम बाहर से देखते हैं, किसी ह्यूमन की अगर हम पहचान करनी है तो वो जीनोटाइप से तो हम नहीं कर सकते, है ना। जीनोटाइप अगर हमें पता, जीनोटाइप के बारे में हम नहीं पता कर सकते, लेकिन उसका फिनोटाइप हम उसे बाहर से, उसकी बाहरी स्ट्रक्चर को, बाहरी संरचना को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन है ना। तो उसके फिनोटाइप में, ठीक है, दृश्य प्रारूप में, या फिर उसके जीनोटाइप में यानी जीन प्रारूप में बदलाव ला दे, उसी चीज़ को उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, कई तरह की होती है म्यूटेशन, लेकिन अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन आखिरकार करवाता कौन है। पहले ये समझो कि म्यूटेशन की इकाई में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, और उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में लिखना है, विद उन्हें याद भी करना है। ठीक है, लर्न भी करना है। तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू लिख देते हैं जो कि याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है,
पॉइंट में क्या लिखूंगी, पहला पॉइंट में लिखूंगी पहली चीज कि एक हुगो डी व्रीज, ठीक है, पहले भी हम लोगों ने नाम सुना है हुगो डी व्रीज। तो इन्होंने क्या किया, और हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने म्यूटेशन की ही मतलब खोज एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी के दौरान उन्होंने म्यूटेशन की खोज एक तरह से कर ली थी, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हुगो डी व्रीज को ही इसके फादर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, म्यूटॉन है, म्यूटान, ठीक है, म्यूटॉन इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हुगो डी व्रीज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है, या फिर कार्य किया था किस पर, ओनियोथेरा लेमार्कियाना पर, ठीक है। ये आ सकता है कि किस पर प्रयोग किया था, जो मतलब या फिर इसके फादर कौन है, यानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये सारी चीजें जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें आपको एक ही टिक लगाना है कि हुगो डी व्रीज तो थे, उन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कार्य किया था, इन्होंने ओनियोथेरा लेमार्कियाना पर, लेमार्कियाना पर क्या था, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। और वहीं से कहा जाता है कि वहीं से इनकी खोज जो है मतलब म्यूटेशन की खोज हो गई थी, ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, लेमार्कियाना, ठीक है। तीसरी चीज, म्यूटेशन का एक एजेंट होता है, ठीक है, एक एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन का जो एजेंट है उसे बोलते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है, म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो एजेंट जो म्यूटेशन करवाते हैं, ठीक है, जो म्यूटेशन करवाते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन का जो कारण है, जो उत्परिवर्तन जिनके कारण होता है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं, तो वो कौन है, जो म्यूटेशन करवाते हैं वो म्यूटाजन कहलाते हैं, ठीक है, म्यूटाजन, म्यूटाजन कहलाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में, ठीक है, आज के इस लेक्चर में देखो म्यूटेशन जो है वो दो तरह की होती है, म्यूटेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्रोमोसोमल, ठीक है, और एक होती है जीन। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीन म्यूटेशन के बारे में आपके में दिया गया है डिटेल में, तो क्रोमोसोमल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड वीडियो सेकंड लेक्चर में फिर हम लोग जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कंफ्यूज वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इसे दो सेपरेट लेक्चर में इसे पढ़ेंगे म्यूटेशन वाले टॉपिक को, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि म्यूटाजन में दो तरह के होते हैं, ठीक है, फिजिकल और केमिकल। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं रफ कर दूंगी। म्यूटाजन, ठीक है, म्यूटाजन जो म्यूटेशन करवाते हैं, तो दो तरह के होते हैं म्यूटाजन। दो तरह के होते हैं ये, एक होते हैं फिजिकल, ठीक है, भौतिक उत्परिवर्तन,
एक होते हैं भौतिक उत्परिवर्तन, ठीक है, दिख रहा है भौतिक उत्परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक उत्परिवर्तन, ठीक है। इंग्लिश लिख देते हैं साथ में। इंग्लिश लिख देते हैं इसमें साथ में। फिजिकल म्यूटेशन, फिजिकल म्यूटेशंस और केमिकल म्यूटेशंस। ठीक है, दो तरह के होते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस यानी भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन। भौतिक उत्परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, भौतिक उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है कि जैसे कि आप मतलब इतना तो आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी पर, हमारे अंदर क्या होता है, मेलानिन वर्णक बनता है, ठीक है। मेलानिन वर्णक के कारण ही हमारा जो कलर है, रंगा पदार्थ जैसे बोलते हैं, रंगों को डिसाइड करता है वो कि हमारी बॉडी का जो कलर है वो क्या होगा, है ना। तो जो मेलानिन होता है, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे शरीर पर उसकी मात्रा कैसे बढ़ती है, इसके कारण हम लोग काले हो जाते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि ये घर की भी बात है, ठीक है, कि अगर हम धूप में बैठते हैं ज़्यादा टाइम तक तो हम क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है, काले हो जाते हैं। तो ये मतलब इतना तो सब लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन काले हम लोग होते क्यों हैं, ठीक है, काले क्यों होते हैं, तो वो जैसे कि हम मतलब धूप में बैठ जाते हैं तो हम मतलब काले हो जाते हैं, है ना। काले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें यूवी रेज़ जो है वो प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन ज़्यादा मात्रा मतलब हम कहते हैं ना कि हम ज़्यादा टाइम पर धूप को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हम काले हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मेलानिन वर्णक होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनके कारण हमारे डीएनए में सीक्वेंस में वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, डीएनए में या फिर जीन में वहाँ पर कुछ कारण की वजह से उनमें खराबी हो रही है, ठीक है। तो हो गया कि मतलब हो सकता है कि कोई जीन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ गया उसका, यूवी रेज का, जिसके कारण वो, ठीक है, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कलर था, वो जो कलर डिसाइड कर रहा था उसमें मेलानिन की जो मात्रा थी वो अधिक हो गई, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो कलर है वो डार्क होने लगा, यानी कि हम काले हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो किसान होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो सिर्फ फार्मर ही नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मजदूर, जो लेबर होता है, ठीक है, वो पूरे दिन, ठीक है, मतलब 8 घंटे अगर वो धूप में काम कर रहा है तो उसका कलर भी डार्क हो जाएगा, है ना। और देखा भी होगा आपने, ठीक है। तो डार्क कलर होता है उनका, क्यों, क्योंकि वो धूप में वो ज़्यादा मात्रा में जो, ठीक है, यूवी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूवी रेज उन पर पड़ रही हैं, तो इसीलिए, ठीक है, तो यानी प्रभाव कर रहा है। तो एक तरह से उत्परिवर्तन का कारण, तो ये आपको आ जाएगा भौतिक उत्परिवर्तन में। जैसे कि आपके एग्जाम्पल क्या है, आपके यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, साथ साथ में अल्फा रेज, ठीक है, और कौन सी हो गई, अल्फा, बीटा और गामा रेज हो गई। तो ये भी क्या है, फिजिकल, यानी कि फिजिकली जब म्यूटेशन हो तो ये क्या है, फिजिकल म्यूटेशंस है। रेज जो होंगी आपकी, किरणें जो हो गई, वो क्या है, फिजिकल म्यूटेशन है, ठीक है, मतलब प्राकृतिक। अगर हम जानबूझकर, जैसे किसी केमिकल के थ्रू, जानबूझकर भी नहीं कर सकते, हो सकता है किसी केमिकल की वजह से है ना, केमिकल की वजह से अगर उत्परिवर्तन हो रहा है, अगर म्यूटेशन हो रही है, तो उसे हमें केमिकल म्यूटेशन कहेंगे, सॉरी केमिकल म्यूटेशन नहीं, केमिकल म्यूटेशंस, यानी केमिकल म्यूटेशंस, केमिकल कोई मटेरियल है जिसके कारण म्यूटेशन हो रही है, जिसके कारण डीएनए में कोई सेगमेंट जो है वो गायब हो गया, ठीक है, खराब हो गया, ठीक है, टूट गया। तो इसके कारण क्या हो गया कि केमिकल के थ्रू हमने कोई केमिकल उस पर पढ़ा और डीएनए का कोई भी खंड टूट गया, ठीक है, उसमें भी जीन्स जो है वो खराब हो गए, जिसके कारण वहाँ पर म्यूटेशन हो गई। तो ऐसे म्यूटेशन जो केमिकल के थ्रू होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, केमिकल म्यूटेशंस के थ्रू, यानी कि रासायनिक उत्परिवर्तन के थ्रू। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि आपका नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रस एसिड हो गया, और क्या हो गया, और ब्रोमोरासिल, ठीक है, और परऑक्साइड्स। तो ये आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं केमिकल म्यूटेशंस, ये आपके क्या है, केमिकल म्यूटेशंस, ठीक है। तो
म्यूटाजेंस किसको बोलते हैं, जो वो क्या है बेसिकली, म्यूटाजेंस क्या है, एजेंट्स हैं जो क्या करवा रहे हैं, जो म्यूटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं म्यूटाजेंस, फिजिकल और केमिकल। भौतिक म्यूटाजन, रासायनिक म्यूटाजन। ठीक है, तो भौतिक में आपके एग्जांपल होंगे जैसे यूवी रेज, किरणें हो गई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, और अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज, ये सारी किरणें हो गई। तो ये भौतिक उत्परिवर्तन में आ जाएंगी। ठीक है, भौतिक उत्परिवर्तन जो करवा रहे हैं। दूसरी चीज रासायनिक उत्परिवर्तन में अगर हम देखें तो इसमें जो म्यूटाजेंस होते हैं वो क्या होंगे, नाइट्रस एसिड हो गया। ठीक है, एसिड अगर हम गिरा दें तो। दूसरी चीज ब्रोमो एसिड, ठीक है, ये भी होता है जिसके कारण म्यूटेशन होती है। और दूसरा चीज परऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये आपके टाइप हो गए किसके, म्यूटाजेंस के। अब हम पढ़ते हैं कि म्यूटेशन कितने तरह की होती है। म्यूटेशन दो तरह की आपके में सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दो म्यूटेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, म्यूटेशन जो है आपके उसमें सिलेबस में आपकी जीन म्यूटेशन दी गई है, और उसमें आपके पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन दिया गया है। मेन है ये, ठीक है, मुख्य है। तो इसके बारे में मतलब अब ये नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी, इसमें भी आप सिलेबस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में इसको रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन के प्रकार ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाली चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम आ जाते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ म्यूटेशन, दो तरह की म्यूटेशन आपकी होती है। पहली है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ओके, पहले क्या है आपकी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरी आपकी आ जाती है जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन, बाय द वे डेफिनेशन अगर आ गई तो क्या लिखूंगी, जब गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन आ जाए तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जब जीन की संख्या या संरचना में परिवर्तन आ जाए तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। फिर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में दो प्रकार का होता है, दिख रहा है, हाँ। तो गुणसूत्रीय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संख्यात्मक, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला संख्यात्मक और दूसरा संरचनात्मक। ठीक है, संख्यात्मक, ठीक है, नंबरिकल, और संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक और संरचनात्मक। दूसरी चीज, जीन उत्परिवर्तन में आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं। पहला बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पहला पॉइंट म्यूटेशन,
और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो दो तरह की म्यूटेशन होती है। खचपच हो गई, इट्स ओके, बोल देती हूँ मैं। तो उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, दो तरह की होती हैं। गुणसूत्र उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन को अंग्रेजी भाषा में से बोला जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरी जगह जीन उत्परिवर्तन को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन जो है, वो दो तरह का होता है। पहला संख्यात्मक यानी कि नंबरिकल म्यूटेशन, और दूसरा संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। दूसरी जगह जीन उत्परिवर्तन में दो तरह का होगा, ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरी चीज़ फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में, जीन उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ही तो जीन उत्परिवर्तन जो है इस पे बेस्ड होती हैं आपके बहुत सारे डिसऑर्डर्स, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं, जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में। इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे नोट करो, फिर इसे रफ करके हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, इसको ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। यहाँ से लिखो, ठीक है, बड़ी अच्छी राइटिंग में लिख देती हूँ। ठीक है, गुणसूत्री, ओहो सॉरी, ठीक है, अब सही है ना, गुणसूत्रीय, ऐसे बना के है ना, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अब इसको मुझे नीचे मेरी राइटिंग पता नहीं कहाँ दिख रहा है ना, हाँ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, दो चीजें हमें पढ़नी है। जब गुणसूत्र की संख्या संरचना में परिवर्तन हो, ये दो प्रकार का था। पहले हमें पढ़ना है पहला प्रकार, तो ऐसे ही बड़े अपने नोट्स बनाना जैसा मैं लिखती जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रकार पहला क्या है, संख्यात्मक उत्परिवर्तन। ठीक है, संख्यात्मक उत्परिवर्तन, डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूं, ठीक है, परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाए या फिर परिवर्तन आ जाए या फिर हो जाए, ठीक है, परिवर्तन आ जाए, तब इसे या फिर तब उसे या फिर तब इसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, क्या होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, जो संख्यात्मक, जब संख्या बढ़ जाए या फिर घट जाए, संख्या का, क्रोमोसोम्स की जो नंबर है उसकी संख्या जो है उसके नंबर का लॉस हो या फिर गेन हो, तो इसे हम बोलते हैं संख्यात्मक म्यूटेशन।
ठीक है, संख्यात्मक उत्परिवर्तन जब संख्या की परिवर्तन आ जाए, या तो संख्या में वृद्धि हो या फिर संख्या में मतलब घट जाए, ठीक है, तो कमी हो, ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन का संख्यात्मक उत्परिवर्तन। ठीक है, ये भी 4 तरह का होता है, 4 तरह का, ठीक है। 4 तरह का कैसे, देखो मैं पहले बता देती हूँ पढ़ाने से पहले कि हम ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ कि हम ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हम ह्यूमंस में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल सी बात, डिप्लॉयड होते हैं हम, ठीक है। 2n बराबर 46, 2n बराबर 46, यानी कि हम द्विगुणित हैं और हमारे अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है, 46 है, 46 है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन वो किस प्रकार से है, वो किस रूप में है, वो है आपके पेयर्स में, पेयर में है, यानी कि हमारे पास 23 का पेयर है, 23 का पेयर, यानी कि 23 का जोड़ा है। और जोड़ा 23 का इस प्रकार से है, कैसे है जोड़ा, हमने क्यों बोल दिया उसको कि एक जोड़ा है, एक पेयर है 23 का हमारे अंदर, क्यों, क्योंकि जो मॉम और डैड हैं हमारे, जो माता पिता हैं, मम्मी के पास थे हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स थे, तो उनके पास भी 46, लेकिन उन्होंने हमको कितने दिए, हमको कहा, हमें उन्होंने आधे क्रोमोसोम दे दिए, ठीक है। और पापा के पास भी 46 थे, उन्होंने दे दिए हमें 23, ठीक है। तो 23 और 23, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स से आए हैं, ठीक है। पापा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, मम्मी एक अलग ऑर्गेनिज्म है, तो ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से हमारे अंदर आए हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 23 का पेयर है, यानी कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम तो हैं, 46 गुणसूत्र तो हैं, लेकिन वो एक अलग अलग, वो 2 अलग अलग जीवों से आए हैं, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास 23 का पेयर है, यानी कि 23 का जोड़ा है, ठीक है। तो इसी कारण से हमारे पास 46 तो हैं, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 23 का पेयर है। अब ये रिलेट क्यों करता है इस चीज़ से, म्यूटेशन से इसका क्या लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। देखो, पेयर का यानी कि अगुणित, हैप्लॉइड एक सेट होता है, 23 का जोड़ा, 23 का जोड़ा, 2 जोड़े हमारे अंदर हैं, ठीक है, 23 का एक पेयर है, यानी कि 2 सेट है हमारे पास, 2 सेट हैं हमारे पास, 23 है ऐसे क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 ऐसे क्रोमोसोम है और 23 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और सेम लोकस पर, ये क्योंकि दोनों की कॉपी टाइप की है, ठीक है, इस पे जो इस क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, सेम उस क्रोमोसोम के, मतलब इन 23 क्रोमोसोम्स पर भी गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाएंगे। किसी कारण से, ह्यूमंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में बनने के लिए 46 क्रोमोसोम आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है, तभी एक ह्यूमन बनता है, तभी एक जीव बनता है। लेकिन प्लांट्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, पौधों में, पेड़ पौधों में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर हैप्लॉइड सेट जो होता है, जो अगुणित जो सेट होता है वो रिपीट होता जाता है, या तो उसमें कमी आ जाती है। कैसे, अगर मैं कहूँ कि 23 जोड़े हैं हमारे अंदर, 23 के 2 जोड़े हैं, अगर मैं कहूँ कि इसमें 23 जोड़ा और आकर ऐड हो जाए, यानी कि 23 क्रोमोसोम और आ जाए, और 23 क्रोमोसोम क्या है कि गुणसूत्र का जोड़ा है, ठीक है, तो वो आकर अगर ऐड हो जाए तो इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है, खराबी तो हो गई, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हमारे पास सिर्फ 23 का पेयर हो, ठीक है, लेकिन 23 और एक्स्ट्रा आ गए तो फिर वहाँ पे तो खराबी होगी ही, है ना। तो इसी तरह से म्यूटेशन होती है कि संख्या में परिवर्तन हो जाता है। संख्या भी 2 तरह की होती है, या तो एक हैप्लॉइड सेट ही पूरा आकर आ जाए, ठीक है, पूरा अगुणित तो एक सेट आ जा रहा है, और कुछ छोटे छोटे भी, यानी कि 1-2 क्रोमोसोम ही जा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस पर बेस्ड हैं आपकी। तो समझ में आया ये, किस तरह से पढ़ लेते हैं हम लोग आगे चलकर कि संख्यात्मक भी 2 तरह से होता है, ठीक है। तो इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। संख्यात्मक उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, या फिर संख्या में वृद्धि हो जाए, या फिर संख्या में कमी आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं संख्यात्मक उत्परिवर्तन। किसका, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का, ठीक है, गुणसूत्र की सब संख्या संरचनाएं पर बनाना। इसको रफ कर दूं,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, इंग्लिश सॉरी लिखना भूल गई, नंबरिकल म्यूटेशन। ठीक है, देखो होता क्या है, दो तरह का होता है ये संख्यात्मक उत्परिवर्तन। इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊँ, अलग अलग दो अलग अलग सेपरेट में पढ़ाऊँ मैं उत्परिवर्तन को। ठीक है, एक में आपका क्रोमोसोमल आ जाएगा, एक में आपका जीन में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नाम आते हैं और आपको याद करने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है अगुणिता, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं हैप्लॉइडी। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, हैप्लॉइडी। थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग ऊपर टेढ़ा लिख जाता है, सॉरी, हैप्लॉइडी। ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ। और दूसरा होता है बहुगुणिता, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी। क्या अंतर है दोनों में, क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा कि या तो गेन हो जाए या फिर लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर सेट एक चला जाए, ठीक है, कमी हो जाए या फिर उसमें वृद्धि हो जाए। जब अगुणिता का अर्थ है, यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जब गुणसूत्र के पूरे एक सेट में, पूरे एक सेट में कमी हो जाए, तब इसे अगुणिता कहते हैं। ठीक है, जब क्या हो, जब पूरा एक सेट, एक हैप्लॉइड सेट, यानी कि जब 23 गुणसूत्र चले जाएं। देखो मैं ह्यूमंस की, मतलब एक ह्यूमन का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, कि आपको किसी ऑर्गेनिज्म, अगर मैंने कहा कि कोई प्लांट है तो उसमें उसके मतलब मैं अगर बोल रही हूँ, क्या मैंने कहा कि उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर है 60, 2n बराबर है 60। ठीक है, 2n बराबर क्या है, 60 है, यानी कि उसके पास 30 का पेयर है। ठीक है, 30 का पेयर है, तो ऐसा है कि उसके पास 30 में से मतलब 15 चले गए हों, नहीं 30 चले गए हों, यानी 30 का पेयर है, 60 क्रोमोसोम थे उसके पास और 23 चले गए हों, तो उसमें कमी आ गई और उस कमी को ही क्या बोलते हैं, उस कमी को बोलते हैं अगुणिता, यानी कि हैप्लॉइडी। ठीक है, यानी कि कम हो गए हैं, कमी आई है, तो इसीलिए इसे कहते हैं जब गुणसूत्रों के पूरे सेट में, पूरे के एक सेट में अगुणित एक सेट में कमी आ जाती हो, कमी आ जाए तो उसे हम बोलते हैं अगुणिता। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट होगा या फिर वृद्धि हो जाए तो वृद्धि होगी यहाँ पर बहुगुणिता, यानी कि बहुत सारे गुणसूत्रों की मतलब आगमन हो गया है, ठीक है, ऐड हो गए हैं। तो जब गुणसूत्र के पूरे एक सेट की वृद्धि हो जाए, की वृद्धि हो जाए, तब इस घटना को क्या बोलते हैं, तब इसे, यहाँ इसे लिखा था मैंने, बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, तब इसे बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। बात समझ में आई? संख्यात्मक उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है अगुणिता, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे नोट करो। ठीक है, तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन जो है, नंबरिकल म्यूटेशन जो है, वो दो तरह का होता है। पहला अगुणिता यानी हैप्लॉइडी और दूसरा होता है बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी। अगुणिता में क्या होता है कि जब गुणसूत्रों के पूरे एक सेट में एक पूरा हैप्लॉइड सेट रिपीट हो जाए, पूरा एक हैप्लॉइड सेट सॉरी कमी हो जाए, ठीक है, उसका लॉस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, कमी हो रही है, और यहाँ पर हो रहा है गेन।
है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, वृद्धि। तो जब कमी हो तो उसे अगुणिता, और जब वृद्धि हो तो उसे बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर दूं, अब हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो बेस जो था, जब हैप्लॉइड सेट की जब हम बात करेंगे, पूरा सेट एक रिपीट हो जाए या फिर उसे कमी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक आध गुणसूत्र में जब कमी हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, फिर हम संरचनात्मक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। पहला होता है पॉलीसोमी। ठीक है, बहुसूत्रता, बहुसूत्रता। ठीक है, पॉलीसोमी। ठीक है, और दूसरा होता है अवसूत्रता, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, तो पॉलीसोमी और अवसूत्रता। ठीक है, बहुसूत्रता और अवसूत्रता। बहुसूत्रता यानी कि जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, जब गुणसूत्र के पूरे गुणसूत्र के एक सेट गुणसूत्र के एक पूरे सेट में एक या अधिक गुणसूत्रों या फिर गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तब इसे कहते हैं क्या, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे बहुसूत्रता कहते हैं, बहुसूत्रता। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखिए, आई होप कि आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एग्जांपल इसका है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। टर्नर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलती है बहुसूत्रता। ठीक है, यानी मेरी राइटिंग एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं ऊपर इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जहाँ पर गुणसूत्रों की वृद्धि के कारण, जैसे कि क्या, जैसे कि 2n है। ठीक है, 2n है +1, यानी कि जैसे कि आपके 46 गुणसूत्र थे, 46 में 1 जोड़ दो, क्या हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, ठीक है, 49 हो गए, ठीक है, 49 हो गए। तो इस तरह से अगर एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाए, ऐड हो जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा। तब उसे बोलते हैं बहुसूत्रता यानी कि पॉलीसोमी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप लिख सको ताकि जैसे क्या। ठीक है, तो इस सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे 2n+1, 2n+2, इसी तरीके से 2n, ठीक है, दिख रहा है ना, इसी तरीके से 2n+3 एक्सेट्रा आदि, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह से 2n+1, 2n+2, 2n+3, ठीक है, जब ऐड हो जाए। अब आ जाओ यहाँ पर अवसूत्रता में। अवसूत्रता में क्या है, जब गुणसूत्र के सेट में एक या अधिक गुणसूत्र की कमी हो जाए,
ठीक है, कमी हो जाए तब इसे अवसूत्रता कहते हैं। ठीक है, हाइपोक्लोइडी अवसूत्रता कहते हैं। हैप्पी, खुश। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यानी कि 2n में से 1 माइनस हो जाए, 2n में से 2 माइनस हो जाए, 2n में से 3 माइनस हो जाए, एक्सेट्रा। इसमें भी मैंने बोल दिया। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 46 में अगर हम 1 जोड़ दें, ये तो ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एक आध गुणसूत्र की अधिकता या फिर कमी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 46 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 46 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि 47 अगर हम लोगों ने 46 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 46 में अगर हमने 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है, या तो अधिकता हो या तो कमी हो। ठीक है, पॉलीसॉमिक या फिर हाइपोक्लोइडी, ये 2 कंडीशन होती है इस तरह से। यानी कि एक आध गुणसूत्र हाँ चल जाता है, चलो एक आध गुणसूत्र, लेकिन वहाँ पर भी तो देखो कमी आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि वहाँ पर अगर एक पूरा सेट ही गायब हो जा रहा है ना, तो इस तरह से। तो ये वाला संख्यात्मक उत्परिवर्तन हमारा हो गया फिनिश। अब हम लोग को पढ़ना है संरचनात्मक। ठीक है, संरचना में अगर परिवर्तन आ जाए तब उसे में क्या होगा। ठीक है, 4 चीज़ें इसमें दी गई हैं आपका। ठीक है, इजिली आपको फिनिश हो जाएगा। तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। इसको रफ कर देती हूँ। तो संख्यात्मक वाला हमारा हो गया फिनिश। अब हम लोग को पढ़ना है संरचनात्मक। इसमें ऐसा होता है कि गुणसूत्रों की पता नहीं कट पिट जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बारे में चलो समझते हैं क्या होता है। दूसरा आपका प्रकार हो गया, प्रकार दूसरा। संरचनात्मक उत्परिवर्तन। इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, चलो इस बार मैं इसमें हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा, इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिख देती हूँ। परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, जब गुणसूत्र की सामान्य संरचना में परिवर्तन आ जाए तब इसे संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। ये सब करवा कौन रहा है, म्यूटेशंस करवा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस की वजह से ही म्यूटेशन हो रही है। ओके, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा है कि संरचनात्मक उत्परिवर्तन यानी कि जब स्ट्रक्चर में, जब मतलब जनरल स्ट्रक्चर, उसकी जो सामान्य जो संरचना है गुणसूत्र की, उसमें परिवर्तन आ जाए। ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाए जिसके कारण वहाँ पर म्यूटेशन उत्पन्न हो रही है, म्यूटेशन हो जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं संरचनात्मक उत्परिवर्तन। ये भी किसका है, ये आपका है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का। ठीक है,
तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, 4 प्रकार हैं आपके। कौन कौन से? इसमें पहली चीज़ है, ठीक है, एक ही, मैं चाहती हूँ कि एक ही स्लाइड में हो जाए सब कुछ। चलो पहले हम लोग 2 चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर दूसरे बार में 2 चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी हम बड़े बड़े अच्छे से लिख लेंगे, क्यों मैं बचत करूँ। यहाँ पर एक हो गया अल्पता, ठीक है, और दूसरा हो गया गुणन, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, अल्पता और तो गुणन। इंग्लिश अल्पता को इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश लिखना मैं भूल गई, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी। और गुणन को बोलते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। ओके, तो देखो अल्पता में क्या होता है कि जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहाँ पर चलो पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम, ठीक है, डेफिनेशन नीचे लिख देंगे। तो अल्पता में क्या होता है, जैसे कि एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ठीक है। अल्पता में क्या होता है कि गुणसूत्र के किसी एक खंड का लोप हो जाना, यानी कि खंड का टूट जाना, जिसके कारण उसमें जीन की संख्या की कमी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम था, इसका ये वाला भाग टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है, ये ब्रेक कर गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया, ठीक है, टूट गया, तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरह से देखो, इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट था क्रोमोसोम का, नीचे वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला पार्ट है, इस तरह से। तो इस तरह से ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया। तो देखो यहाँ पर अब इसके पास, इसमें जो जीन्स थे, इसके अंदर जो जीन्स थे वो चले गए, तो इसके कारण क्या होगी? जीन्स में कमी आ गई, यानी इतना पार्ट बचा, तो उस वाले लोकस पर, जीन के उस लोकस पर, जो जीन्स के क्रोमोसोम के उस वाले पार्ट पर, उस लोकस पर जो जीन्स प्रेजेंट थे, जो जीन उपस्थित थे, उस भाग पे, गुणसूत्र के जिस भाग पर जो भाग टूट गया, उस भाग में, टूटे हुए भाग पर जो जीन प्रेजेंट थे वो चले गए, वो खत्म हो गए। क्यों? भाग जो टूट गया तो कमी आ गई, जीन्स में कमी आ गई, ठीक है। मान लो यहाँ पर आई कलर या फिर हेड आई कलर का और हाइट का जीन था, ठीक है, जो कि हमारी हाइट निर्धारित, हमारी लंबाई को निर्धारित करने वाले जीन्स, कुछ जीन्स थे, और हमारे शरीर के रंग को निर्धारित करने वाले कुछ जीन्स थे, मान लो, ठीक है। तो जब ये कटा, जब ये टूट गया तो ये भाग चला गया, और सिर्फ इतने भाग, तो सिर्फ इतने जीन्स रह गए, ठीक है, और बाकी जो जीन्स थे वो चले गए, वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर यार जीन्स में कमी आ गई भाग के टूटने के कारण, गुणसूत्र किसी भाग के टूटने के कारण, ठीक है, वहाँ पर जीन्स में कमी आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं अल्पता, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो मैं क्या लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब मैं डायग्राम सा बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैंने ऐसा बना दिया कि क्रोमोसोम था, जब ये टूटा तो देखो ऐसा हो गया, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। ये टूटा तो ऐसा हो गया, इसका भाग जो टूटा ये ऐसा हो गया, ओके। अब क्या लिखूंगी मैं? जब गुणसूत्र के एक भाग का लोप हो जाए, जिसके कारण या फिर जिससे उसमें उपस्थित जीन्स में कमी आ जाए, ठीक है, इसे अल्पता कहेंगे, ठीक है, अल्पता कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अल्पता किसे कहते हैं? जब गुणसूत्र के एक खंड का लोप हो जाए, एक भाग का, एक टुकड़े का, एक भाग का लोप हो जाए, यानी कट जाए, टूट जाए किसी कारण से, यूवी रेज या तो फिजिकली उस पर कोई म्यूटेशंस प्रभावित हो रहे हैं या फिर केमिकली, ठीक है, उस पर म्यूटेशन हो रही है, केमिकली म्यूटेशन हो रही है वहाँ पर,
तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्पता यानी कि डिफेंसेंसी। और ये किसका पार्ट है? संरचनात्मक। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो ये किसमें है? अल्पता जो है आपकी संरचनात्मक उत्परिवर्तन में, जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बदल रही है, देखो स्ट्रक्चर बदल रही है, इसमें नंबर का कोई सिस्टम नहीं है, नंबर का कोई खेल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि भाग मतलब स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके साइज में, ठीक है, उसकी बनावट में परिवर्तन हो रहा है। गुणन में आ जाओ, डुप्लीकेशन में। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई भाग आकर जुड़ जाए। कैसे कि गुणसूत्र था, देखो ऐसे गुणसूत्र था, इसमें क्या हुआ कि गुणसूत्र सही सलामत है, इस पर किसी समजात, इसी के कोई समजात गुणसूत्र पर, ठीक है, इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम किस बोलते हैं? जो सेम हो, ठीक है, जिनके सेम समान स्थिति पर, लोकस को हिंदी में आई डोंट नो, सर्च कर लेना, ठीक है, पता होगा तुम लोगों को, मैं भूल गई। तो सेम लोकस पर पाए जाने वाले, जिसके सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर को कोड करने वाले, सेम समान लक्षण के जीन प्रेजेंट हो, तो उसी को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, समान गुणसूत्र को ऐसे होते हैं ना, 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं ना, हम ऐसे 4 बनाते हैं ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, ये अपनी कॉपी बना लेते हैं इस तरह से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का ही कोई गुणसूत्र आकर इसके ऊपर चिपक जाए, उसके गुणसूत्र का कोई भाग आकर उसके ऊपर बैठ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं गुणन, यानी कि गुणन, डुप्लीकेशन। कोई आ रहा है तो इसके कारण क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई भाग कट जा रहा था, जिसके कारण उसमें जीन में कमी आ जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भाग आकर जुड़ जा रहा है, जिसमें जीनों की संख्या और बढ़ गई, ठीक है, और भी बढ़ गई। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीन्स की संख्या जो है वो इंक्रीज कर जाती है और यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिखूंगी? यहाँ पर लिखूंगी जब गुणसूत्र में जीन युक्त कोई भाग आकर जुड़ जाए, ठीक है, तो इसे गुणन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं, गुणन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? गुणन कहते हैं। ओके, फिर से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला कि संरचनात्मक उत्परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, और भी 2 प्रकार भी हम और पढ़ने वाले हैं इसके, अल्पता और गुणन। ठीक है, डिफेंशियंसी और डुप्लीकेशन। डिफेंशियंसी में क्या होता है? अल्पता में क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम था, ठीक है, एक गुणसूत्र था, उसमें क्या हुआ, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब ये क्रोमोसोम है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पर एक नंबर, मतलब सीरियल नंबर पर इसके जीन्स, इसके पास पूरे जीन्स हैं, ठीक है, एक 23 गुणसूत्र, मतलब 23 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र का ये भाग है जिस पर कुछ जीन्स प्रेजेंट है। अब मैंने इसका एक पार्ट है, ये मान लो पार्ट है, टूट गया, ठीक है, ये टूट गया, तो इस पर जो जीन्स थे वो चले गए, ठीक है, वो खत्म हो गए। अब ये टूट जाएगा तो वो तो चले गए। अब इसके पास जितने जीन्स थे तो इसमें जीन्स में कमी आ गई, है ना, अभी पूरे थे जीन्स, अब क्या हो गई? कमी आ गई, तो यानी कि अल्पता हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? डिफेंशियंसी, यानी कि जीन्स में कमी आ गई। ठीक है, तो गुणसूत्र किसी एक भाग का लोप हो जाना, कोई एक भाग जब टूट जाता है तो उसमें जीन्स में उसमें कमी आ गई, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं अल्पता। ठीक है, अब क्या हुआ? लेकिन अब मैंने क्या किया कि अब देखो, गुणन में क्या हुआ, डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई गुणसूत्र था अच्छा खासा, 2 जोड़े गुणसूत्र थे, उसमें एक और एक किसी समजात गुणसूत्र आया। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि 23 गुणसूत्र है ये, और ये 23 गुणसूत्र है। ठीक है, ये वाला गुणसूत्र का कोई भाग आया, ये यहाँ से टूट गया होगा, ब्रेक कर गया होगा, इसी तरीके से अल्पता जैसे। और इस वाले का जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसी अपने ही समजात, अपने ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर आकर, ये ऊपर जाकर इस तरह से बैठ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके जीन्स की संख्या में कमी आ गई। जैसे कि अच्छा खासा गुणसूत्र था, अब इसमें क्या होगी, मैंने ये वाला कैप और मैंने ऐड कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जीन्स में, इसकी जीन्स में क्या हो गई? कमी आ गई। ठीक है, सॉरी, अधिकता हो गई। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या हो गई कि जीन्स में अधिकता हो गई, और भी जीन्स जो है आकर उसके ऊपर बैठ गए। ठीक है, किले हम भी आ गए, तो यहाँ पर हो गए गुणन वाली। यहाँ पर हो गया, इससे क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन। इसको क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन कहेंगे। ठीक है, जब गुणसूत्र में जीन युक्त किसी अन्य गुणसूत्र, यानी कि अन्य नहीं है, वो समजाती उसी की फैमिली का ये गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र के किसी अन्य भाग का आकर जुड़ जाना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं गुणन या फिर डुप्लीकेशन। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा।